हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखो बच्चों, अपन के यूनिट 1 चल रहा है क्लास 12 का सॉल्यूशन यानी विलियन। ठीक है, उसके बारे में अपन ने पिछले दिनों में अपन ने पढ़ा था विलियन की सांद्रताओं से रिलेटेड। ठीक है, या उनके अणुसंख्यक गुणधर्म वगैरह है। ठीक है, अब आज अपन के जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा विलेयता के बारे में यानी सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो आपको पेन कॉपी लेके साथ में बैठना है, क्योंकि मैं जब जहाँ तक मेरी सोच है, क्योंकि जो बच्चा साथ में लिखते हुए यदि पढ़ाई करता है ना, तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप भी पेन कॉपी साथ में लेके बैठोगे, क्योंकि वैसे भी मैं बिल्कुल धीरे धीरे आराम से पढ़ाता हूँ, प्रत्येक टॉपिक को जीरो लेवल से लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो और यदि आप प्लेलिस्ट को पकड़ के चलोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको 100 में से 100 नंबर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और जो पूरा सिलेबस करवाऊंगा उस सिलेबस से एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एनसीईआरटी बोर्ड का, चाहे वो आप किसी भी स्टेट से हो, जहां पर भी आपके एनसीईआरटी बोर्ड लागू हो रहा है। ठीक है, वहां पे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितने भी तरह के अपन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, प्रत्येक छोटी से छोटी चीज का अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अपन आज टॉपिक लेते हैं बेटा विलेयता के बारे में। विलेयता, जिसको आप बोलते हो सॉल्युबिलिटी। विलेयता या सॉल्युबिलिटी। विलेयता क्या चीज होती है? विलेयता होती है बेटा एक निश्चित ताप पर विलायक की एक जो निश्चित मात्रा है, उस मात्रा में घुली हुई पदार्थ की मात्रा, वो चीज क्या कहलाती है? अपन के विलेयता कहलाती है। ठीक है, जैसे किस प्रकार मैंने कोई बर्तन लिया। ठीक है, ये एक बर्तन ले लिया मैंने। इस बर्तन के अंदर मैंने जल भर दिया। ये डाल दिया बेटा इसके अंदर मैंने जल, जो अपन के विलायक है। ठीक है, और इसकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या है बेटा कि नंबर एक, इसका ताप क्या रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए, ताप में चेंज नहीं करना है, ताप अपन के स्थिर रहे। ठीक है, दूसरी चीज है कि विलायक की जो मात्रा है वो अपन को निश्चित रखनी है। ठीक है, जैसे माना कि मैंने ले ली अपन के 100 ग्राम। ठीक है, ये मैंने मात्रा ले ली बेटा 100 ग्राम। ठीक है, अब इस विलायक की मात्रा के अंदर अपन को क्या है, कोई पदार्थ मिलाना है। ठीक, जैसे मैंने कोई भी पदार्थ मिला दिया, पदार्थ। ठीक है, तो इस 100 ग्राम में स्थिर ताप पर पदार्थ की कितनी मात्रा घुल रही है, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? अपन के विलेयता कहलाएगी। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, यानी कि एक निश्चित ताप पर, ठीक है, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई पदार्थ की मात्रा, उस पदार्थ की क्या कहलाती है? अपन के विलेयता कहलाती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा यह है बेटा कि जो मैंने अभी चीज बोली है, यहां से लिखना स्टार्ट करें अपन। एक निश्चित ताप, एक निश्चित ताप, ताप पर विलायक, विलायक की निश्चित मात्रा, मात्रा जैसे अभी अपन ने कितनी ली? 100 ग्राम ली। जैसे 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम में किसी पदार्थ की घुली हुई मात्रा, मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है ना, सोल्युबिलिटी कहलाती है। सोल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, और ये जो विलेयता है बेटा, ठीक है, ये विलेयता अपन के
विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति, ताप और दाब तीनों पर निर्भर करती है। ठीक है, वो किस प्रकार निर्भर करती है वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एक आपको चीज लिखनी, क्योंकि कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि विलेयता के अंदर जो विलेय और विलायक की जो विलेयता है, सॉरी, वो विलेयता किसके ऊपर निर्भर करेगी? तो एक तो विलायक की प्रकृति और विलेय की प्रकृति पर, एक ताप पर, एक और दाब पर। ठीक है, तो ये चीज लिख रहा हूं मैं कि जो विलेयता है, ठीक है, ये विलेयता अपन के विलेय व विलायक, विलेय व विलायक की प्रकृति, ताप व दाब, प्रकृति, ताप व दाब पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये तो होगी अपन की विलेयता के बारे में। ठीक है, अब अपन के जो एनसीईआरटी कोर्स के अंदर दो प्रकार की अपन को विलेयताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक तो है बेटा ठोसों की द्रव में विलेयता। ठीक है, और दूसरी है अपन के गैसों की द्रव के अंदर विलेयता। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ठोसों की द्रव में विलेयता। ठीक है, तो अपन हेडिंग लगाते हैं नंबर 1, ठोसों की द्रव में विलेयता। ठीक है, ठोसों की द्रव में विलेयता यानी कि सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो ये हो गया अपन के सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, इन सॉलिड। ठीक है, इसके बारे में अपन अब अध्ययन करेंगे, बिल्कुल विस्तार से जीरो लेवल से अपन अध्ययन करेंगे। प्रत्येक बच्चे को समझ में आने की गारंटी है। ठीक है, कि 101% समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, यानी कि ये जो ठोसों की द्रव में विलेयता है वो क्या चीज है? ठीक है, अब इसका मतलब यह है बेटा कि यदि अपन के पास में 1 लीटर विलियन है, ठीक है, इस 1 लीटर विलियन में कितने ठोस पदार्थ के मोल घुले हुए हैं? ठीक है, यदि अपन के जैसे 1 लीटर विलियन लिया, ठीक है, उस विलियन में जैसे देखो मैं आपको समझा देता हूं कि ये अपन के कोई बर्तन है। ठीक है, इस बर्तन के अंदर अपन ने 1 लीटर जल ले लिया। ठीक है, इस जल के अंदर यदि मैं 1 चम्मच नमक डालूं, NaCl मिला दिया इसके अंदर, कोई भी पदार्थ लेना अपन को, NaCl ले लिया मैंने जैसे अपन के, और ये ले लिया बेटा अपन के 1 चम्मच। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस 1 लीटर विलियन के अंदर नमक के कितने चम्मच घुले हुए हैं? 1 चम्मच को मान ला कि मैंने 1 मोल ले लिया। ठीक है, तो इस 1 लीटर विलियन के अंदर कितने पदार्थ के मोल उपस्थित है या कितने मोल घुले हुए हैं, वो क्या कहलाती है? अपन के ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। दूसरी परिभाषा और है, जैसे अपन के 100 ग्राम अपन ने कोई विलायक लिया, ठीक है, और किसी ठोस पदार्थ की ग्राम में जितनी मात्रा, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है 100 ग्राम द्रव विलायक में किसी ठोस पदार्थ की ग्राम में जितनी मात्रा या अधिकतम मात्रा उपस्थित होती है वो क्या कहलाती है? अपन के उस ठोस की द्रव में विलेयता कहलाती है। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन लिखोगे उससे पहले 1 मिनट बेटा, कोई छोटा सा इश्यू आ रहा है। हाँ, देखो आप, अब इसकी अपन डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन ये है, देखो 2 तरह की डेफिनेशन लिखाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लेना आप। ठीक है, पहली डेफिनेशन है बेटा कि 100 ग्राम 100 ग्राम द्रव विलायक, द्रव विलायक किसी ठोस पदार्थ की, किसी ठोस
पदार्थ की ग्राम में या ग्राम जितनी मात्रा या अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, यानी कितनी अधिकतम मात्रा उसके अंदर उपस्थित होती है, ठीक है, उसे ठोसों की द्रव में विलेयता कहते हैं। उसे ठोसों की द्रव में विलेयता कहते हैं, ठीक है। और या फिर आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, जैसे अथवा लगा के लिख रहा हूं मैं आपके, एक और परिभाषा लिख रहा हूं बेटा मैं। ये परिभाषा अपन के 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन में किसी ठोस पदार्थ के जितने अधिकतम मोल उपस्थित होते हैं, उसे ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं, ठीक है। ये होता है बेटा ठोस की द्रव में विलेयता की डेफिनेशन, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे ठोसों की द्रव में जो विलेयता है उसको जो प्रभावित करने वाले कारक है उसके बारे में, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन बारी बारी से प्रत्येक जो भी कारक है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट है बेटा ठोसों के द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर इफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। इसमें नंबर 1 है बेटा विलय एवं विलायक की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कहने का मतलब है बेटा कि इसके अंदर अपन को देखना है कि जो विलय है वो किस प्रकार के विलायक के अंदर घुलेगा, ठीक है, और उसकी प्रकृति किस प्रकार रहेगी, ठीक है, और वो घुलेगा तो क्यों घुलेगा और किस प्रकार के विलायक के अंदर वो नहीं घुल सकता, इन चीजों को अपन को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज होती है बेटा प्रकृति के अंदर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो यौगिक होता है, एक तो ध्रुवीय यौगिक होता है और दूसरा होता है बेटा अध्रुवीय, ठीक है। कहने का मतलब है 2 प्रकार के अणु होते हैं, ठीक है। अब इन अणुओं में, ठीक है, कौन सा अणु किस में घुलेगा वो चीज अपन को देखना है। तो सबसे पहले है बेटा जो भी अपन के ध्रुवीय विलय है, ठीक है, यदि विलय अपन का ध्रुवीय है तो वो ध्यान रखना हमेशा ध्रुवीय विलायक के अंदर ही घुलेगा, ठीक है। वो कैसे घुलेगा अभी अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लाइन है अपन के कि जो विलय है, ठीक है, यदि ध्रुवीय है, ठीक है, तो जो अपन का विलायक ध्रुवीय है, ठीक है, उसमें अधिक घुलनशील होगा विलायक जो ध्रुवीय है में अधिक घुलनशील, ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब दूसरी चीज है यदि अपन के विलय अध्रुवीय है, अध्रुवीय है, तो अपन के विलायक भी क्या होना चाहिए बेटा अध्रुवीय रहेगा, तो उसमें अधिक घुलनशील होगा विलायक अध्रुवीय है में अधिक घुलनशील होगा
ठीक है ना, ये चीज है बेटा। अब ध्रुवीय और अध्रुवीय कैसे, जैसे अपन के जल है, ठीक है, ये मैंने जल ले लिया, इधर बना देता हूं अपन के H2O है, ठीक है। इस H2O को जब अपन आयनों के रूप में देखें, इसके स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, तो देखो बेटा इस प्रकार बनती है। एक तो हाइड्रोजन होता है, ये भी हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, ये इसमें बॉन्ड पेयर से अपन के बंध बना हुआ रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये जो बॉन्ड पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन विद्युत ऋणाय, अधिक विद्युत ऋणाय होने के कारण क्या करेगा बेटा, इस इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। और जब अपनी ओर खींचेगा तो आपको पता है इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, और इनके ऊपर क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे द्रव ले लिया अपन के विलायक के रूप में जल को, ठीक है, और यदि अपन NaCl ले ले विलय के रूप में, ठीक है, NaCl लेता हूं मैं विलय के रूप में, तो NaCl की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है बेटा, Na सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो अपन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो किस तरफ जाएंगे बेटा, क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन क्या है, अधिक विद्युत ऋणाय है। कैसे, जैसे अपन के सोडियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और जबकि क्लोरीन के कितने होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, 7 होते हैं, 7, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और अपनी ओर खींचेगा यानी ये Na जो है वो क्या कर रहा है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और दे रहा है इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर किस प्रकार का चार्ज आएगा, धनावेश। तो ये लगा दिया अपन ने आंशिक धनावेश, और इसके ऊपर लगा दिया आंशिक ऋणावेश, ठीक है। तो देखो बेटा सब में दो दो ध्रुव बन रहा है, एक तो धन ध्रुव बन रहा है, दूसरा ऋण ध्रुव बन रहा है, ठीक है। तो एक हो गया अपन के धन ध्रुव, और दूसरा हो गया अपन के ऋण ध्रुव, ठीक है। दो ध्रुव बन रहा है, और दो यदि ध्रुव बन रहे हैं इसका मतलब वो किस प्रकार का यौगिक है, ध्रुवीय यौगिक है, ठीक है, या ध्रुवीय अणु है। इसको मैंने क्लाउड में बंद कर दिया। और जो ध्रुवीय अणु है उसमें यदि ध्रुवीय विलायक है और ध्रुवीय विलय है, तो आपस में दोनों क्या होंगे बेटा, अधिक घुलनशील होगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। विलय विलायक की प्रकृति में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि जो विलय है यदि ध्रुवीय है तो विलायक ध्रुवीय में अधिक घुलनशील रहेगा, और यदि विलय अध्रुवीय है तो अध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील रहेगा, ठीक है। उसके बाद में बात आती है बेटा अपन के, जैसे अपन कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने लिया है जैसे NaCl, अभी अपन ने देखा है NaCl व KCl दोनों क्या है बेटा, जल में अधिक घुलनशील होगा, जल में अधिक घुलनशील, ठीक है। अब यदि पूछ ले क्यों, तो क्या बोलोगे बेटा इसमें, क्योंकि जल KCl और NaCl तीनों के तीनों क्या है बेटा, ध्रुवीय है। तो ये लिख देता हूं मैं NaCl KCl व H2O तीनों क्या अपन के ध्रुवीय है, ठीक है। अब दूसरा यदि अपन ले ले कि NaCl व KCl बेंजीन में अघुलनशील है, NaCl व KCl बेंजीन में अघुलनशील है, या कम वो लिख सकते हो कम घुलनशील है, अघुलनशील है, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या है बेटा, NaCl व KCl तो ध्रुवीय है जबकि बेंजीन क्या है, अध्रुवीय है। तो इसका लिख देता हूं बेटा, क्योंकि बेंजीन अध्रुवीय है, ठीक है। अभी आपको ये चीज भी बताऊंगा भाई ध्रुवीय और अध्रुवीय की पहचान किस प्रकार करते हैं अपन, कैसे पता चलेगा भाई ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, ठीक है। भाई कोई भी अणु की यदि अपन को पहचान करना है कि ध्रुवीय है या अध्रुवीय है तो उसके कुछ नियम शर्तें हैं, ठीक है। उस नियम शर्तों को अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये उदाहरण हो गया, उदाहरण नंबर एक उदाहरण और कर लेते हैं अपन, उदाहरण नंबर 2 कि जो नेप्थेलिन होता है, नेप्थेलिन व एंथ्रासीन, एंथ्रासीन ये इंपॉर्टेंट है बेटा, नेप्थेलिन व एंथ्रासीन ये दोनों बेटा अपन के बेंजीन होता है ना, उसमें बेंजीन में ज्यादा घुलनशील होता है,
बेंजीन बेंजीन में अधिक घुलनशील घुलनशील क्यों? क्योंकि जो नेप्थेलिन और एंथ्रासिन और बेंजीन तीनों के तीनों क्या बेटा अपन के अध्रुवीय विलायक है। ठीक है, तो इसका लिख देता हूं, क्योंकि नेप्थेलिन बेंजीन व एंथ्रासिन एंथ्रासिन अध्रुवीय विलायक है, सॉरी अध्रुवीय अणु है। ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। इसको कर दिया बंद। ठीक है, और नेप्थेलिन में जो एंथ्रासिन है ये दोनों को दोनों, तो मैं इसको डॉट डॉट से दिशा दूं। नेप्थेलिन में एंथ्रासिन दोनों अपन के जल के अंदर क्या रहेगा बेटा? अघुलनशील रहेगा। जल में अघुलनशील। ठीक है, क्यों? क्योंकि जल क्या है अपन के? ध्रुवीय है, और ये क्या है अपन के? अध्रुवीय। तो इसको लिख देता हूं मैं नीचे, क्योंकि जल ध्रुवीय अणु है। ठीक है, तो ये हो गया अपन के जल ध्रुवीय। इन सब चीजों को यदि अपन गौर से देखें तो एक चीज निकल के आती है इसमें कि जो लाइक डिसॉल्व लाइक है, कहने का मतलब है कि समान समान को गोल रहा है। भाई विलय ध्रुवीय है तो ध्रुवीय को गोल रहा है, अध्रुवीय है तो अध्रुवीय को गोल रहा है। ठीक है, तो नोट लगा के मैं एक चीज लिख रहा हूं, नोट समान समान को गोलता है। ठीक है, या फिर अपन के लाइक डिससॉल्व लाइक। ठीक है, ये हो गया बेटा अपन के नंबर पॉइंट नंबर 1, विलय एवं विलायक की प्रकृति। ठीक है, अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन देखते हैं कि भाई ध्रुवीय व अध्रुवीय अणु की पहचान किस प्रकार होती है। ठीक है, नेक्स्ट नोट लगा के लिखो आप कि नोट ध्रुवीय व अध्रुवीय अणुओं की पहचान। पहचान, ठीक है, किस प्रकार पहचान करते हैं? 2-4 गुण दिखा रहा हूं बेटा मैं। उन गुणों में से यदि अपन के एक गुण मिले या 2 मिले, 3 मिले, कितने भी गुण मिले, ठीक है, यदि गुण मिल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वो अपन के किस प्रकार का यौगिक रहेगा? ध्रुवीय रहेगा। ठीक है, और यदि गुण नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब वो क्या रहेगा? अपन के अध्रुवीय। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं ध्रुवीय गुणों, ध्रुवीय अणुओं के गुण। ठीक है, तो ध्रुवीय अणुओं के गुण। ठीक है, इसमें देखना बेटा नंबर 1 पहला रहेगा अपन के, जो अपन के अणु है उस अणु के सिरों पर प्लस या माइनस का आवेश। तो लिख रहा हूं बेटा सिरों पर प्लस या माइनस आवेश, यानी धनावेश या ऋणावेश, दोनों में से कोई होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है अपन के, वो जो संरचना है उस अणु की वो क्या होनी चाहिए बेटा? असंतुलित होना चाहिए, संतुलित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख दिया बेटा मैंने असंतुलित। ठीक है, असंतुलित संरचना। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 3 है, संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए? कोणीय संरचना होनी चाहिए, कोणीय संरचना। ठीक है, और पॉइंट नंबर 4 है बेटा कि इनके जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु
किसी भी अणु का जो केंद्रीय परमाणु है उस पर, केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर, ठीक है। बात एक ही है, ये यदि चारों गुणों में से यदि एक गुण हो या दो गुण हो, तीन गुण हो, ठीक है, ये चारों को चारों गुण हो, ठीक है, तो वो अपन के जो अणु रहेगा वो ध्रुवीय रहेगा, ठीक है। कैसे? जैसे अपन एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल में नंबर 1 लेते हैं बेटा, H2, नंबर 1 एग्जांपल लिया अपन ने H2। अब H2 की स्ट्रक्चर किस प्रकार की रहेगी? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता है किस तरफ जाते हैं? ऑक्सीजन की तरफ। इसका मतलब इसके ऊपर क्या आता है बेटा? ऋणावेश आता है, और इसके ऊपर धनावेश और इसके ऊपर धनावेश, ठीक है। अब देखो इस संरचना को, ठीक है भाई, पहला नियम में सिरों पर प्लस या माइनस है, ठीक है। ये संतुलित संरचना है क्या? संतुलित संरचना जब होती है बेटा, जब अपन के हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस प्रकार लिखते हैं, अपन एकदम सीधी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये सीधी संरचना है ना, ये तो कोणीय संरचना है, ठीक है, और असंतुलित संरचना भी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 2-3 गुण इसके अंदर मिल रहे हैं। जैसे एग्जांपल नंबर और लेते हैं, नंबर 2 HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। अब इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? हाइड्रोजन और फ्लोराइड, और फ्लोरीन है जो अपन के अधिक विद्युत ऋणी है, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, तो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर आंशिक धनावेश, ठीक है। तो दोनों सिरों पे क्या आ रहा है? आवेश आ रहा है, तो ये भी अपन के बेटा ध्रुवीय रहेगा, और ये भी अपन का ध्रुवीय रहेगा, ठीक है ना, दोनों ध्रुवीय हो गए। अब जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं अपन CO2 का। इसका देखो बेटा, नंबर 3 CO2, इसका किस प्रकार बनेगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो सिरों पर कोई आवेश आएगा, क्योंकि इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों को चारों काम में आ रखे हैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि संतुलित संरचना है नहीं भाई, एकदम सीधी है, इसको बीच में से काट के आधा आधा कर सकते हो आप इसको, ठीक है। कोणीय संरचना है, कोई कोणीय संरचना नहीं है। केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म में नहीं है बेटा, चारों के चारों चारों काम में आ रखे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये किस प्रकार का हो गया? अपन के अध्रुवीय हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल इजी है। अब जैसे लेते हैं नंबर 4 O2 ले लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन। इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये भी क्या अपन के चारों के चारों नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या अपन के अध्रुवीय है, ठीक है। जैसे पॉइंट नंबर 5 ले अपन, एक आध और ले लेते हैं, जैसे NH3 हो गया, पॉइंट नंबर 5 NH3। और NH3 की संरचना किस प्रकार की होती है? 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, इसी प्रकार की संरचना रहेगी, ठीक है। और इसके ऊपर बेटा 2 लोन पेयर रहेंगे। और मैंने क्या बोला था? यदि केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म है या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है या लोन पेयर है, तो वो किस प्रकार का रहेगा? अपन के ध्रुवीय रहेगा, ठीक है। चलो एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन CCl4 का, ठीक है, या अपन के CH4, ठीक है। दोनों में से कोई ले लो, दोनों की स्ट्रक्चर सेम ही बनने वाली है, कार्बन कार्बन क्लोरीन 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 और क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा संतुलित संरचना भी है, ठीक है। कोणीय संरचना का मतलब है बेटा, इसमें अपन के जो कोणीय संरचना है वो अपन के जो कोण बन रहा है वो बेटा 90 डिग्री से कम होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से कम। अब देखो इसमें NH3 के अंदर जो कोण बन रहा है वो क्या हो रहा है? 90 डिग्री से कम बन रहा है, ठीक है। संतुलित संरचना है, इसका मतलब ये नहीं है। और केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म है या नहीं है बेटा, ठीक है। कहने का मतलब ये चारों चारों नियमों का पालन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये किस प्रकार का अणु हो गया? अध्रुवीय हो गया, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार आपको किसी भी अणु की पहचान करने आनी चाहिए कि भाई वो किस प्रकार का अणु है, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा कि भाई विलय और विलायक की प्रकृति में कौन सा अणु है
वो किसके अंदर घुल सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है बेटा अपन के ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु की पहचान। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है बेटा नंबर 2। पहला हो गया विलय विलय की प्रकृति, नंबर 2 है वो रहेगा अपन के ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, इसको ध्यान से समझना बेटा। ताप का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर, नहीं ताप का क्या प्रभाव पड़ता है बेटा। अब आप इस चीज को समझते हो, यदि कोई भी गैस है, नहीं सॉरी, कोई भी अपन के ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ को यदि अपन जल के अंदर घोल रहे हैं, ठीक है, और घोल रहे हैं साथ साथ में उसको क्या कर रहे हैं बेटा अपन, यदि उसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर क्या होता है बेटा, उसकी घुलनशीलता बढ़ती है, ठीक है। कैसे, जैसे अपन एक गिलास जल लिया, उस जल के अंदर अपन ने नमक घोला, ठीक है, नमक घोला, हिला, मतलब उसको पूरी अच्छी तरीके से हिला के घोल दिया, ठीक है, फिर 2 चम्मच, फिर 3 चम्मच, फिर 4 चम्मच, फिर 5 चम्मच, ठीक है, ऐसे कुल मिला के तब तक घोलते रहे जब तक बेटा अपन ने क्या किया, वो उसको अंदर घुलता रहे, ठीक है। अपन ने एक चीज पढ़ी थी पिछली क्लास के अंदर कि जो संतृप्त विलयन बना रहे थे अपन, ठीक है, ठीक है, और एक था अपन के अति संतृप्त विलयन, ठीक है। अब अति संतृप्त विलयन अपन ने कैसे बनाया था कि संतृप्त विलयन में क्या क्या उसको अपन ने गर्म करना शुरू किया, जैसे नमक डाला, घोलते गए घोलते गए घोलते गए, एक टाइम ऐसा है कि नमक घुलना बंद हो गया, फिर भी अपन को उसके अंदर घोलना था, तो अपन ने क्या किया, उसको गर्म किया, ठीक है, यानी उसको ताप दी, ठीक है, और ताप देके फिर अपन ने उसके अंदर नमक डाला और तो भी घुल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ताप का मान बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे उसकी घुलनशीलता भी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन एक शर्त होती है बेटा, शर्त ये होती है कि जो अपन के पदार्थ मिला रहे हैं, ठीक है, वो पदार्थ अपन के उष्मा शोषी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो उष्मा सेपी अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है यदि उष्मा शोषी है, ठीक है, तो विलेयता का मान बढ़ेगा बेटा, और यदि उष्मा सेपी है, ठीक है, तो विलेयता का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अभी आपको कुछ उदाहरण भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक लाइन लिखनी है बेटा कि यदि अपन ताप का मान बढ़ाए, ताप का मान बढ़ाए तो जो विलेयता है, ठीक है, उस विलेयता का मान क्या होता है बेटा, बढ़ता है। ये मैंने तेज से डायरेक्ट समझा दिया आपको। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, उदाहरण में कुछ यौगिकों के नाम लिख रहा हूं मैं, जैसे NaNO3 हो गया, ठीक है, जैसे अपन के NaCl हो गया, ठीक है, या फिर अपन के NH4Cl हो गया, यानी नौ सादर जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, KNO3 हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है। ये कुल मिला के अपन के ऐसे हैं जिसको घोलने पर और ताप देने पर उसकी विलेयता का मान बढ़ता है। कैसे, जैसे अपन ने नमक लिया NaCl, ठीक है, और इस नमक को बेटा अपन ने मिला दिया जल के अंदर, H2O यानी जल में मिला दिया, ठीक है, और अपन उसको दे रहे हैं उष्मा यानी ताप दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नमक है बेटा वो क्या करेगा, आयनों में टूट जाएगा, Na+ और Cl-, ठीक है। आयनों में टूट रहा है, इसका मतलब क्या रहा है, वो उसके अंदर घुल रहा है, ठीक है। यदि मैं इसको ताप दूं, ठीक है, यानी अभिक्रिया को मैं ताप दे रहा हूं, तो यदि मैं ताप दूंगा तो अभिक्रिया किस डायरेक्शन में चलेगी, इस तरफ ही चलने वाली है, अग्र दिशा में, ठीक है, और अग्र दिशा में चल रही है। ये अपन क्या कर रहे हैं, इसको ताप दे रहे हैं, ये उष्मा का क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, तो इसको अपन कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, उष्मा शोषी। और यदि उष्मा शोषी अभिक्रिया है तो जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है इस पूरे विलयन का, ठीक है, वो क्या रहेगा बेटा, 0 से अधिक रहेगा, ठीक है। तो ये लिख देता हूं मैं नीचे, डेल्टा विलयन H वो रहेगा बेटा अपन के 0 से अधिक रहेगा। इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, यदि विलयन का जो एंथैल्पी परिवर्तन है, ठीक है, वो यदि 0 से अधिक है, ठीक है, इसका मतलब वो अभिक्रिया किस प्रकार की रहेगी, उष्मा शोषी रहेगी, और उष्मा शोषी है तो विलेयता का मान क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यदि ताप अपन बढ़ाए,
ठीक है। और विलेयता यदि कम होने लग जाए, विलेयता का मान क्या होने लग जाए, कम होने लग जाए, यानी कम घुलनशील हो जाए, ठीक है। जैसे अपन उदाहरण देते हैं, उदाहरण के तौर पे मैंने ले लिया जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। ये ऐसे पदार्थ है जिनको अपन क्या करेंगे, यदि गर्म करेंगे तो क्या होगा बेटा, इनकी घुलनशीलता कम होगी। कैसे? जैसे अपन ने लिया चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको अपन बिना बुझा चूना कहते हैं, इसको अपन ने जल के अंदर घोल दिया। जैसे ही जल के अंदर घोला, तो आपको पता है जब चूने को घोला जाता है तो अपन को जो विलयन प्राप्त होता है वो होता है बेटा CaOH2, यानी एक्वा रूप ये होता है, ठीक है। और इस विलयन के साथ साथ में आपने देखा होगा कि उसमें से उष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। और यदि उष्मा बाहर निकल रही है, ठीक है, इसका मतलब वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्मा सेपी अभिक्रिया है। भाई ये तो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, ठीक है। ये तो चूना वगैरह तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। अब यदि उष्मा सेपी अभिक्रिया है, अब मैं इसको ताप दूं, देखो बेटा उष्मा बाहर निकल रही, यदि मैं ताप दूंगा, ताप का मान बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ये अभिक्रिया वापस रिवर्स में नहीं चालू हो जाएगी। भाई इसको ताप दे रहे तो आगे जा रही है, इसको ताप देंगे तो किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। यानी जो विलयन है, उस विलयन को यदि अपन गर्म करने लग जाएंगे तो उसमें से जो जल की मात्रा वो क्या हो जाएगी, वापस बाहर निकलेगी, और पीछे क्या बचेगा अपन के, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो इसका एंथैल्पी परिवर्तन का मान है, डेल्टा विलयन H, वो यदि अपन के 0 से कम हो जाए, ठीक है, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया रहती है अपन के, उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना बेटा, ताप का जो प्रभाव है दोनों तरफ डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि वो जो अभिक्रिया है वो उष्मा शोषी है या उष्मा सेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है, ठीक है। अब एक आखिरी पॉइंट है इसका, कि पॉइंट नंबर 3 है, वो है बेटा दाब का प्रभाव। और दाब का प्रभाव, यदि अपन ने एक गिलास ली और उस गिलास में अपन ने नमक डाला, ठीक है, और जल डाला, दोनों का विलयन बनाया, और अब उसके ऊपर मैं दाब दे रहा हूं, ठीक है, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाई दाब का कोई फर्क पड़ेगा क्या? दाब का उसके ऊपर बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि ठोस और द्रव दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, एसएमपीडी है, अपन उसको दबा ही नहीं पाते हैं। भाई ठोस को कितना ही दबाओगे, जैसे लोहे का टुकड़ा है उसको आप कितना ही दबाव दोगे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि द्रव और ठोस दोनों पर विलेयता के मान में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा दाब के द्वारा। क्यों? क्योंकि बेटा क्या है, ठोस एवं द्रव दोनों के दोनों क्या अपन के अत्यधिक असंपीड्य है, ठीक है। तो इसका सिर्फ इतना ही ध्यान रखना अपन को कि मैं लिख रहा हूं ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता, विलेयता पर दाब परिवर्तन, दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, क्योंकि क्योंकि ठोस व द्रव अत्यधिक असंपीड्य है, अत्यधिक असंपीड्य है। इसकी जगह यदि गैस होती तो उसको बेटा अपन संपीड्य बोलते हैं, यानी उसको अपन दबा सकते हैं, उसके ऊपर दाब का प्रभाव पड़ता है। और जबकि ठोस और द्रव दोनों पे क्या होता है बेटा, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, असंपीड्य होते हैं, ठीक है ना। तो यह है बेटा ठोसों की द्रव में विलेयता, ठीक है। इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ना, यदि समझ में आए तो लाइक कमेंट जरूर करना, ठीक है। दूसरी चीज है बेटा, एक बार मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि आपको हमेशा पढ़ाई प्लेलिस्ट के हिसाब से करनी है, ठीक है। यदि आप उठ के बीच में आके कोई भी लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, और ये वो यदि समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने पिछला जो चीजें पढ़ा रखी उसको कवर नहीं कर रखा है, ठीक है। तो
मेन बात यही है, आपको प्लेलिस्ट के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, मिलते हैं अपन बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।